हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आज बाष्पोत्सर्जन के बारे में बताएंगे। हम पादप कार्य की पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, और इस पादप कार्य के अंतर्गत दो यूनिट हैं। एक तो है पादप कार्य की फर्स्ट और दूसरी है पादप कार्य की सेकेंड। तो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा नंबरों की है, 9 नंबर इसके प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। देखिए, इस पादप कार्य के अंतर्गत एक तो चैप्टर नंबर 5 है, पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशंस। दूसरा है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, ये दूसरा चैप्टर है। इसके बाद तीसरा है बाष्पोत्सर्जन और इसके बाद है खनिज पोषण और एंजाइम। ये 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टरों में से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां हम पादप जल संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विसरण, परासरण, इसके अलावा जीव द्रव कुंचन आदि बातें पढ़ी। पादपों में जल का अवशोषण, पादप किस तरह से जल का अवशोषण करते हैं और ये अवशोषण की जो क्रिया है ये सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार से पूरी होती है। इसके बाद रसारोहण। रसारोहण का मतलब पादपों में जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है, इस अवशोषित जल को पादप के सभी वायवीय भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया को हमने रसारोहण बताया था। देखिए, रसारोहण क्रिया जो है ये जाइलम ऊतक के द्वारा होती है और जाइलम ऊतक में भी वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं। साथ में रसारोहण की क्रिया विधि के संबंध में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक है जैविकवाद, दूसरा है मूल दाब का सिद्धांत और तीसरा है भौतिकवाद, जिसमें सबसे सर्वमान्य जो मत है वो है भौतिकवाद। और इस भौतिकवाद के समर्थक के रूप में जो हमने पहले भी बताया है, एक सिद्धांत दिया गया है डिक्सन और जॉली का सिद्धांत। और डिक्सन और जॉली नाम के वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है बाष्पोत्सर्जन तनाव एवं जल सेसंजन बल का सिद्धांत। तो ये रसारोहण की क्रिया विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन। देखिए, ये बहुत ही सीधा भी है और इम्पोर्टेंट भी है और इस टॉपिक में से प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन क्या है? बाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहते हैं और ये एक तरह से पादपों के अंदर पाए जाने वाला आवश्यक गुण है। बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। देखिए, बाष्पोत्सर्जन कहते किसे हैं? बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पादप के वायवीय भागों से
जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पादपों के वायवीय भागों का मतलब होता है वे भाग जो वायु में रहते हैं। पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत साधारण बात है। मैं समझता हूं कि आपने छोटी क्लासों में इस बारे में पढ़ा भी होगा कि पादप अपने शरीर से वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालते हैं और इस वाष्प के कारण ही पादपों के आसपास का जो वातावरण है ये नम होता है, ठंडा होता है। इसीलिए पेड़ के आसपास रहते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। अब ये बाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों के द्वारा होता है। अब वायवीय भाग का मतलब होता है जड़ों से के अलावा जो भूमि के अंदर होती हैं उसके अलावा जो भी भाग हैं, जैसे तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, सभी भागों से बाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है पादप का पर्ण वाला भाग, पत्ती वाला भाग, क्योंकि पत्ती के अंदर रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिकांशतः होती है। तो ये बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, इस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को एक प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं, जिसे हम हमारे प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी इस तरह का प्रयोग हमें करना होता है और एक बहुत ही सामान्य प्रयोग है जिसे आप जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस प्रयोग को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन और इसके लिए किए जाने वाला प्रयोग जिसका नाम है बेलजार विधि द्वारा बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन। बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन। देखिए बहुत सीधा है लेकिन इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए हम बेलजार विधि द्वारा, किस विधि के द्वारा? बेलजार। एक बेलजार लेते हैं और उस बेलजार के द्वारा बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन करते हैं। अब इस विधि में करते क्या है कि सबसे पहले एक गमला लेते हैं, ये गमला है और इस गमले में एक पादप लगा हुआ है, ऐसा लेते हैं जिसमें एक छोटा सा पादप लगा और ये इसकी जड़, इसमें मृदा भरी हुई है, ये इसकी पत्तियां हैं। ये पत्ती, छोटा पेड़ लेते हैं, इस तरह इसके यहां ये जो मिट्टी भरी हुई है इसको अच्छी तरह से पानी के द्वारा सिंचित कर देते हैं और इसको यहां पर मिट्टी को एक पॉलीथीन से ढक देते हैं जिससे कि जल बाष्पीकृत नहीं हो सके। इसके बाद इसे एक समतल सतह पर यानी एक तरह से टाइल्स पर रख देते हैं और इसके ऊपर एक बेल जार ढक देते हैं। देखिए बेल जार कांच का बना हुआ एक इस तरह का पात्र होता है, इसमें पकड़ने के लिए यहां पर एक ऊपर इस तरह लगा, ये बेल जार ढक दिया है
और इस ये तो है गमला, ये है पादप, ये है बेलजार, और अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश के कारण तापमान में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जल वाष्प के रूप में निकलता है। पहले तो ये हल्का सा धुंधला सा होता है और बाद में ये यहां पर जैसे ही बेलजार की सतह से टकराता है, टकराने के बाद ये वाष्प जो है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये जल की बूंदें, और ये है वाष्प। यहां ये देखिए, इसको हम वायुरोधी बनाने के लिए यहां मोम या ग्लिसरीन लगा देते हैं, जिससे कि इन किनारों से जल वाष्प जो है वो बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, तो इस तरह से यहां ये बूंदों का होना ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के होने को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। देखिए बेलजार विधि, ये प्रयोग आता भी है परीक्षाओं में। सबसे पहले एक गमला लेते हैं, गमले के अंदर मिट्टी भरी हुई रहती है, उसमें एक पादप लगा होता है। उस गमले की मिट्टी को पूरी तरह से पानी से तर कर देते हैं, उसको चारों तरफ से पॉलीथीन के द्वारा ढक देते हैं। इसके बाद उसे एक समतल सतह पर, जहां टाइल्स वगैरह ले सकते हैं, उसके ऊपर इसको रख देते हैं और इसके ऊपर एक बेलजार रख देते हैं। ये बेलजार जो होता है ये इतनी बड़ी साइज का होता है जितना पादप की साइज हमने ली है। इस जो उपकरण सेट किया है इससे हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, जहां तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो कुछ समय के बाद देखते हैं तो ये पादपों की जो पत्तियां हैं, तना है, इन भागों से जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है ये धीरे धीरे बेलजार की सतह से टकराता है और टकराने के बाद ये जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जल की बूंद का बनना ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहां हमने वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है और इस क्रिया का प्रदर्शन बेलजार विधि के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। तो अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार, यानी इस वाष्पोत्सर्जन को हम 3 प्रकारों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक तो होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचा को क्यूटिकल कहते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं क्यूटिकुलरी ट्रांसपीरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है बात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। बात रंध्रीय
बाष्पोत्सर्जन, बातरंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में बातरंध्र को कहते हैं लेंटिकल्स। तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, पहला तो हो गया क्यूटिकुलरीय ट्रांसपीरेशन और दूसरा है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। तीसरा है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। देखिए पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो यहां स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो देखिए यहां आपको सबसे पहले इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन और तीसरा होता है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब हम एक एक करके इन बाष्पोत्सर्जनों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय बात, देखिए उपत्वचा क्या है? उपत्वचा पादपों के पत्तियों पर, तने पर जो सबसे बाहर परत होती है या ऊतकीय स्तर होता है जिसका नाम है आधिचर्म। ये आधिचर्म जो कि सबसे बाहर होती है, ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, एक दूसरे से सटी होती है। तो ये तो होता है आधिचर्म। आधिचर्म, इसको बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इस आधिचर्म के ऊपर की तरफ ये क्यूटिकल उपस्थित होता है, उपत्वचा उपस्थित होती है जो कि क्यूटिन नाम के पदार्थ से बनी है। ये उपत्वचा, ये उपत्वचा, इसको कहेंगे उपत्वचा। देखिए ये उपत्वचा क्यूटिन जैसे पदार्थों से बनी होती है और ये जल के लिए अपारगम होती है। परंतु ये उपत्वचा एक सतत परत के रूप में ना होकर के कुछ स्थानों पर कटी फटी होती है, अर्थात टूटी हुई होती है। और ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से जल जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जल वाष्प। तो ये इस उपत्वचा के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, ये कहलाएगा उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। देखिए ये जो बाष्पोत्सर्जन है ये उन पादपों में जिनकी उपत्वचा पतली होती है, अर्थात ऐसे पादप जिन पादपों में जल की कमी नहीं होती है उनमें उपत्वचा पतली होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। लेकिन जो पादप ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां जल की कमी होती है, अर्थात जो मरोद्भिदीय पादप होते हैं उनमें क्यूटिकल या उपत्वचा की मोटाई ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में वहां इस प्रकार का जल का बाष्पोत्सर्जन होना बहुत कम होता है। या यूं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से पादपों में पाए जाने वाला अनुकूलन होता है, जो कि जिस तरह की परिस्थिति में पादप उगता है उसी प्रकार की इसमें उपयोगिता या स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि ये 3 से 10% होता है, कुल बाष्पोत्सर्जन का 3 से 10%।
कौन सा होता है? उपत्वचीय बाष्पीभवन। एक बार फिर सुन लीजिए कि पादपों में अधिचर्म या बाह्य त्वचा के ऊपर उपत्वचा पाई जाती है। ये उपत्वचा ऐसे पदार्थों से बनी होती है जो जल के लिए अपारगम होते हैं, लेकिन पूरी तरह से जल को ये विसरित होने से रोक नहीं पाती हैं। कुछ स्थानों पर ये कटी फटी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ मात्रा में जो जल वाष्प के रूप में इस भाग से निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? उपत्वचीय बाष्पो उत्सर्जन, यानी क्यूटिकुलरीय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे प्रकार का। तो पहला प्रकार हो गया उपत्वचीय बाष्पीभवन। समझ में आ गया? कहीं कोई परेशानी है? उपत्वचा के द्वारा होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुद्भिदीय पादप होते हैं, उनमें उपत्वचीय बाष्पीभवन की दर समुद्भिद पादपों की तुलना में कैसी होती है? तो आप कहेंगे उनमें कम होती है। क्यों? क्योंकि उपत्वचा मोटी होती है, क्योंकि ऐसे पादपों में पहले ही जल की कमी हुई होती है, और अगर इस तरह का बाष्पीभवन ज्यादा होगा तो पादपों में जल की कमी और ज्यादा हो जाती है। अब दूसरा प्रकार है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। बातरंध्रीय, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। दूसरा है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। देखिए, बातरंध्र को अंग्रेजी में कहते हैं लेंटिकल्स, तो इसका नाम हो जाएगा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब बातरंध्र होते क्या है? बातरंध्र ये जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय पौधे मतलब जो कठोर पौधे होते हैं, बहुवर्षीय तने वगैरह वाले पादप होते हैं, तो उन काष्ठीय पौधों में जब द्वितीयक वृद्धि होती है, तो उस द्वितीयक वृद्धि के दौरान कुछ स्थानों पर संपूरक कोशिकाओं के रह जाने के कारण वहां एक दरार रूपी छिद्र बन जाते हैं। अर्थात काष्ठीय पौधों के तनों में दरार नुमा छिद्र, दरार नुमा जो छिद्र हैं, ये कहलाते हैं बातरंध्र। देखिए, इन बातरंध्रों की संख्या अलग अलग वर्ग के पादपों में अलग अलग होती हैं, और इन बातरंध्रों के द्वारा भी कुछ मात्रा में जल वाष्प बनकर के बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो इन बातरंध्रों के द्वारा जो जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है, उसे हम बातरंध्रीय बाष्पीभवन कहते हैं। इस तरह के बातरंध्र तने में पत्तियों, तने के अलावा फलों की फल भित्तियों में भी बनते हैं, और वहां से भी ये इस प्रकार का बाष्पीभवन होता है। तो ये बाष्पीभवन बहुत ही कम होता है, यानी पादप में होने वाले कुल बाष्पीभवन का लगभग 0.1% के करीब, यानी एक तरह से बहुत मामूली बाष्पीभवन इस प्रकार का बाष्पीभवन होता है, जिसे हम कह सकते हैं बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो दो प्रकार के बाष्पीभवन के प्रकार हमने पढ़े। एक तो है उपत्वचीय बाष्पीभवन, दूसरा बातरंध्रीय बाष्पीभवन। अब हम तीसरा प्रकार, जो सबसे ज्यादा जिस प्रकार से बाष्पीभवन होता है, वो है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तीसरा रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन
ठीक है, देखिए ये रंध्रों के द्वारा होता है, रंध्र नाम से क्लियर है, रंध्र। अब रंध्र देखिए, जो पत्ती पर जो रंध्र पाए जाते हैं पर्ण पर, पर्ण, तो उनको कहते हैं पर्ण रंध्र, यानी स्टोमेटा, स्टोमेटा, पर्ण रंध्र। अब ये पर्णरंध्र पत्तियों के सतह पर पाए जाते हैं, अर्थात इनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और पादपों में होने वाला 90% तक बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इन रंध्रों के द्वारा ही होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि ज्यादातर बाष्पोत्सर्जन का जो कार्य है वो रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रंध्रीय बाष्प। तो अब रंध्र पत्ती पर पाए जाते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन के लिए मुख्य अंग कौन सा उत्तरदायी हुआ, पर्णरंध्र हुआ, पत्तियां हुई। तो पादपों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है, पर्ण जिसको हम कह सकते हैं लीफ के द्वारा हो सकता है। अब ये जो रंध्र है, इन रंध्र की संरचना कैसी होती है, ये रंध्र होते कैसे, इनमें कौन कौन सी विशेषता, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये ही मुख्य रूप से बाष्पोत्सर्जन करने वाले अंग होते हैं। तो अब हम बात करें रंध्र की संरचना, पर्णरंध्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, पर्णरंध्र की संरचना। पत्ती के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। देखिए, पर्णरंध्र में दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से ये वृक्क के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं। ये दो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की विशेषता होती है कि इनकी ये जो बाहरी सतह है ये तो पतली वित्ती वाली होती है और आंतरिक सतह जो है ये इसकी वित्ती मोटी होती है, ये मोटी वित्ती होती है। ठीक है, और इन द्वार कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अलावा इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है और इस कोशिका द्रव में हरित लवक पाया जाता है, इस तरह। और इन दोनों कोशिकाओं के पास में अनेक मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से। ये मृदुतकीय कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती है और ये कोशिकाएं एक तरह से बाह्य त्वचा के रूपांतरण से बनती हैं, ये कोशिकाएं। अब इन कोशिकाओं के ऊपर भी एक अगले दूसरे स्तर की कोशिकाएं भी होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से सटी हुई रहती है, ऐसे ऐसे ये सब। अब ये एक पर्णरंध्र है जो पत्ती के सतह पर पाए जाते हैं। अब इन पर्णरंध्र की संरचना में देखें तो ये होती है द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। ये जो द्वार कोशिका है ये इस रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है, इसलिए इस द्वार कोशिका को गार्ड सेल भी कहते हैं। क्योंकि गार्ड क्या है, किसी भी चीज के आने जाने को नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए इस कोशिका को, द्वार कोशिका को गार्ड सेल कहा जाता है।
अब हम बात करें इस द्वार कोशिका की क्या विशेषता है। देखिए इसमें ये एक स्पष्ट केंद्रक होता है, इसके अलावा इसमें कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव के अंदर वे सभी चीजें होती हैं जो एक सामान्य कोशिका में होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय, अंतरप्रदपी जालिका, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। इसमें हरित लवक होते हैं, हरित लवक, क्योंकि ये पत्ती में होती है और पत्ती के अंदर हरित लवक का उपस्थित होना रहता है, और हरित लवक के होने के कारण ही इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही ये स्फीति अवस्था में आती हैं और शिलत अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इनमें हरित लवक होता है। इनकी ये जो बाहरी भित्ति है पतली होती है, पतली भित्ति जो बाहर की तरफ होती है, और जो अंदर की तरफ होती है ये मोटी भित्ति होती है, मोटी भित्ति अंदर की मोटी भित्ति होती है, ठीक है। बाहर की पतली भित्ति होती है। इसमें ये जो बीच में ये है रंध्र, रंध्र एज ए पोर, और ये जो है ये है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। देखिए इन सहायक कोशिकाओं को एक प्रकार से अधिचर्मीय कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके सहायता के लिए होती हैं, यानी इसके सपोर्ट के लिए इनमें ही जल आता है और जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पर्णरंध्र है, पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा की संरचना। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिएगा कि पादपों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। प्रत्येक पर्णरंध्र की जो संरचना होती है, इस संरचना में दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं की वृक्काकार आकृति वृक्क के समान होती है। इन कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है जो कि कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव होता है। इस कोशिका द्रव में सभी प्रकार के कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय, इसके अलावा रिक्तिका, सभी चीजें होती हैं। इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनकी बाहर की भित्ति जो है वो पतली होती है, अर्थात ये बाहर की तरफ फैल सकते हैं। अंदर की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, इसलिए अंदर की तरफ फैलने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती है। और दोनों भित्तियों यानी दोनों द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है, वो कहलाता है रंध्र। और इस रंध्र के खुलने यानी इसके साइज के बड़े होने अर्थात बंद होने, साइज का छोटा होना, बंद होना, तो इन रंध्रों के खुलने और बंद होने से ही वाष्पोषण की क्रिया का नियंत्रण होता है। साथ में ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनके पास में जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो आप इस चित्र को गौर से देख लीजिए, इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि इसमें कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं। चित्र आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, रंध्रों की संरचना हो गई, वाष्पोषण के प्रकार हो गए। अब आता है कि ये जो रंध्र है ये पत्तियों के अंदर सभी भागों में या सभी जगह या सभी पादपों की पत्तियों में एक समान संख्या में होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो
यहां इस बात को आप जान लीजिएगा कि ये रंध्रों की जो संख्या है, या यूं कह सकते हैं रंध्रों का जो वितरण है, ये अलग अलग वर्ग के पादपों की पत्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है। और जिन पादपों में जिस सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं, उस सतह के द्वारा ही बाष्पोषण की क्रिया भी अधिक होती है। तो इस आधार पर ये जो रंध्र हैं, पत्तियां, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी रंध्र की संरचना हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्ण रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियों के प्रकार। पर्ण रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियों के प्रकार, वितरण के आधार पर देखिए, एक तो होती है अधोरंध्री, अधोरंध्री पर्ण। अधो का मतलब होता है नीचे। ऐसी पत्तियां जिनमें पर्णरंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। देखिए, पादपों की जब पत्तियों की एनाटॉमी हम पढ़ते हैं तो हम उसमें जो सबसे बाहर की परत होती है वो अधिचर्म कहलाती है। तो इसमें 2 प्रकार की होती है, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म। तो ये जो पृष्ठाधारी पर्ण होते हैं, द्विबीजपत्री, उनमें दोनों ही सतहों पर अंतर होता है। तो ऐसे इस प्रकार के पर्णों में पर्णरंध्र निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के पर्णों में पर्णरंध्र कहां पर पाए जाते हैं? निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है अधोरंध्री पर्ण। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश पत्तियां जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, जैसे इनको हम सेब का प्रकार, सेब प्रकार, ये नाम दे दिए हैं, बहुत पहले से चले, सेब प्रकार। तो सेब के अंदर जो पत्ती होती है, पत्ती, उसमें रंध्र जो होते हैं वो निचली सतह पर ही पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहां सेब का प्रकार इसके लिए नाम रख दिया क्योंकि सेब में इस तरह का पाया जाता है। तो इसको कई जगह पुरानी किताबों में सेब के प्रकार कह सकते हैं या फिर अधोरंध्री, पोजीशन के हिसाब से अधोरंध्री हो जाएगा और एग्जाम्पल के आधार पर सेब के प्रकार होते हैं। और अधिकांश जो द्विबीजपत्री पत्तियां होती हैं जिनको हम कहते हैं पृष्ठाधारी पर्ण, तो पृष्ठाधारी पर्ण जो है वो अधोरंध्री प्रकार के होते हैं। दूसरा है उभयरंध्री पर्ण। देखिए, उभय शब्द का मतलब होता है दोनों, ऐसे पर्ण जिसमें दोनों ही सतहों पर रंध्र बराबर संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पर्णों में पर्णरंध्र दोनों अधिचर्मों पर समान संख्या में
पाए जाते हैं, समान संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पर्ण, देखिए एक पादप होता है जई। अब देखिए यहां उस जई के पादप को एग्जाम्पल के रूप में माना गया है कि जई के पादपों में दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या एकदम समान होती है, तो वो कहलाता है जई प्रकार। तो यहां देखिए जिस तरह से अधोरंध्री पर्ण, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के पर्ण इसी तरह के होते हैं, तो यहां उभयरंध्री पर्ण जो है, अधिकांश एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके जो पर्णरंध्र होते हैं वो उभयरंध्री होते हैं। तो उदाहरण है अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के पर्ण, देखिए गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब इस तरह के पादप हैं जिनके अंदर दोनों सतहों पर रंध्र बराबर संख्या में पाए जाते हैं, तो ये कहलाएंगे उभयरंध्री। तीसरा है अधिरंध्री पर्ण। देखिए अधि का मतलब होता है ऊपर, तो ये इस प्रकार के पर्ण होते हैं जिनमें पर्णरंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पर या ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के पर्णों में पर्णरंध्र पर्ण की केवल ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाते हैं। यानी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अब देखिए इस प्रकार के पादप जो होते हैं, जैसे कुछ पानी में तैरने वाले पादप होते हैं जिनकी पत्तियां पानी में तैरती रहती हैं। अब तैरती रहती हैं तो पत्ती का निचली अधिचर्म वाला भाग पानी के अंदर रहता है, ऊपरी अधिचर्म वाला पानी से बाहर रहता है। तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं वो केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कमल प्रकार, कमल या कमोदनी प्रकार भी इसको कह सकते हैं, जिसमें पर्णरंध्र ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार से जल प्लावी पादपों में होता है। उदाहरण लें जल प्लावी पादपों। अब हम बात करें यहां पर, देखिए पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियां जो है वो कई प्रकार की होती हैं। यहां हमने सबसे पहले देखिए, एक तो अधोरंध्री, किताब जो हमारी स्टेट बोर्ड है उसमें इनको 3 ही प्रकार दिए गए हैं। एक तो होता है अधोरंध्री पर्ण, दोबारा सुनिए, देखिए इस प्रकार के पर्ण जो होते हैं उनके अंदर पर्णरंध्र केवल निचली सतह पर ही पाए जाते हैं, यानी निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं, इनको कह सकते हैं सेब के प्रकार के, अर्थात ये द्विबीजपत्री पादपों में इस तरह के पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादप, डाइकॉट्स प्लांट्स, इनमें पाए जाते हैं। दूसरा है उभयरंध्री, इनमें पर्णरंध्र जो है वो दोनों अधिचर्मों पर समान पाए जाते हैं, जैसा कि जई के प्रकार कह सकते हैं। और इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं एक बीजपत्री पादप जो होते हैं जिनकी पत्तियां समद्विपार्श्वपर्ण होती हैं, अर्थात दोनों सतह संरचना में एक समान होती हैं। तो इस प्रकार के पर्ण जो है वो उभयरंध्री कहलाते हैं।
तीसरे होते हैं आधिरंध्री पर्ण। ये वो पर्ण हैं जिनकी ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। और इस तरह के पादप जो है, जल प्लावी जो पादप होते हैं उनमें इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, कमल प्रकार भी कह सकते हैं। देखिए, इसके अलावा एक पोटेमोजीटोन प्रकार होता है, जिसमें पोटेमोजीटोन क्या है, पोटेमोजीटोन ऐसे पादप होते हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं। तो उन पादपों में पर्णरंध्र निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, तो उसे भी हम एक प्रकार मान सकते हैं पोटेमोजीटोन प्रकार की, ठीक है। और इनको हम जल लीली प्रकार के कह सकते हैं। तो ये कई इनके नाम हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से आपको 3 प्रकारों में बांट करके हम इसे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने बात की कि पत्तियां रंध्रों के वितरण के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। अब बात आती है कि ये पत्तियों में इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यहां संख्या अलग अलग वर्ग के पादपों में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। और जिन पादपों में पर्णरंध्रों की संख्या ज्यादा होती है उनके अंदर बाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हो गई। बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो बाष्पोत्सर्जन जल का पौधे के वायवीय भागों से बाहर निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन हमने बेलजार विधि के प्रयोग के माध्यम से किया। इसके बाद बाष्पोत्सर्जन के प्रकार, तो बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन, जो कि पादपों में कम ही पाया जाता है, लगभग 2 से 10% पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा होता है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ये बाष्पोत्सर्जन जो है ये बहुत कम होता है, बातरंध्रों के द्वारा होता है, काष्ठीय पादपों में होता है। तीसरा जो है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, ये मुख्य रूप से रंध्रों के द्वारा होता है और रंध्र पर्ण पत्तियों में पाए जाते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा ही होती है। फिर हमने पढ़ा कि पत्तियों में ये रंध्र जो होते हैं इनकी संरचना कैसी होती है। तो पत्तियों में रंध्र के निर्माण में 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं और उन द्वार कोशिकाओं के पास में कई सहायक कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं वृक्काकार होती हैं, जिनको गार्ड सेल कहते हैं, और इनकी बाहरी भित्ति पतली होती है, आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनके कोशिका द्रव में जीवद्रव उपस्थित होता है। इनके अंदर दोनों द्वार कोशिकाओं के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है वो एक रंध्र के रूप में होता है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियां जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अधोरंध्री पर्ण, जिसमें पत्ती के बाहरी त्वचा या यो कह सकते हैं निचली अधिचर्म पर रंध्र पाए जाते हैं केवल। दूसरा है जैसे कि द्विबीजपत्री पादपों में होता है। दूसरा है उभयरंध्री, जिसमें दोनों ही सतह पर बराबर पाए जाते हैं, अर्थात समद्विज पार्श्वपर्ण एक बीजपत्री पादपों में ऐसा होता है। एक होते हैं अधिरंध्र पर्ण, जो केवल बाहर ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और निचली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो रंध्र है, ये जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये कब होती है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तब होती है जब रंध्र खुलते हैं, अर्थात जब रंध्र खुलते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने से ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब बात आती है कि ये जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ये पादपों के लिए इसका क्या महत्व है, ठीक है। हम बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम बाष्पोत्सर्जन का महत्व पढ़ते हैं कि बाष्पोत्सर्जन क्या है।
बाष्पो उत्सर्जन का महत्व। देखिए, बाष्पोत्सर्जन पादपों में होने वाली एक आवश्यक बुराई है। ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है, बाष्पोत्सर्जन, यानी यह पादपों में पाए जाने वाला यह पादपों में पाए जाने वाला एक आवश्यक दुर्गुण है। आवश्यक दुर्गुण का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज आवश्यक होती है और वो पादप के लिए एक प्रकार से हानिकारक होती है, परंतु वो आवश्यक भी है, इसलिए इसको एक प्रकार से हम दुर्गुण कह सकते हैं। अब देखिए, दुर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर आवश्यक क्यों है, पहले तो ये समझे। आवश्यक पादपों में जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो बाष्पोत्सर्जन तनाव बल पैदा होता है। बाष्पोत्सर्जन तनाव बल, और बाष्पोत्सर्जन तनाव बल पैदा होता है तो इस बल के कारण जल का रसारोहण होता है, अर्थात पादप जड़ों से वायवीय भागों तक पहुंचता है। तो अगर बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये तनाव बल पैदा नहीं होगा, और तनाव बल पैदा नहीं होगा तो ना तो जल और ना ही जल में घुले हुए खनिज लवण पादप के वायवीय भागों तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए इस बाष्पोत्सर्जन का होना पादपों में जल के रसारोहण के लिए आवश्यक होता है। तो एक तो इसकी ये आवश्यकता है। दूसरा है अतिरिक्त, या कह सकते हैं जो पादप में जो जल अवशोषित किया जाता है उस जल का 1 या 2% जल ही पादप अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग में लेता है। शेष जल पादप के अंदर अतिरिक्त अवस्था में होता है। तो उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालना इस क्रिया के माध्यम से ही होता है, क्योंकि अगर यह क्रिया नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जल बाहर नहीं निकलेगा, पादप में जल की अधिकता हो जाएगी। तो अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? बाष्पोत्सर्जन। तीसरा है कि जैसे फलों के अंदर जो जल की उपस्थिति होती है उसकी वजह से उसके अंदर शर्करा का सांद्रता कम रहती है, तो यहां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है उससे जल बाहर निकलने से शर्करा की सांद्रता का मान बढ़ जाता है। यो कह सकते हैं फलों का मीठा होना इस क्रिया के द्वारा ही होता है। इसके अलावा बीज और फल जब परिपक्व हो जाते हैं तो इस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण उनके अंदर स्फुटन की क्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया के लिए, उन क्रियाओं के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? बाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो हमने कहा बाष्पोत्सर्जन तनाव बल उत्पन्न होता है, तो उस तनाव बल के कारण क्या है? जल रसारोहित होता है। दूसरा हमने कहा कि ये जो अतिरिक्त जल है उसको पादप से बाहर रिमूव किया जाता है बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। तीसरा फलों के मीठा होने के लिए
उसके बाष्प के रूप में जल निकलना आवश्यक होता है। बीजों के और फलों के सूखने के बाद उसका प्रकीर्णन होने के लिए, स्फुटन होने के लिए जल का कम होना आवश्यक होता है। इसके अलावा वातावरण में जो तापमान होता है, या यूं कहें कि वातावरण में जो गर्मी होती है, उस गर्मी के प्रति पादप में जो सहनशीलता है वो इस बाष्पोषण के कारण ही पैदा होती है। क्योंकि जब जल बाष्प बन करके पादप से बाहर निकलता है तो ऐसी स्थिति में पादप के आसपास की जो वायु है वो नम बनी रहती है, और नम बनी रहने के कारण पादप उस गर्मी से झुलसने से बच जाता है। और ये हम लोगों के लिए भी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर ये बाष्पीभवन की क्रिया नहीं होगी तो जल बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो वातावरण में धीरे धीरे बादलों का निर्माण होना, बरसात करना, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तापमान में गिरावट नहीं आएंगी। तो ये बाष्पीभवन आवश्यक है, इन सब क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन सी बातें बताइए? अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, रसारोहण के लिए बाष्पीभवन तनाव बल करना, फलों का मीठा होना, वातावरण की गर्मी को से पादप को झुलसने से बचाना, इन सब चीजों के लिए तो आवश्यक है। अब आता है हानिकारक। हानिकारक देखिए, आवश्यक तो हमने पढ़ लिया। अब ये दुर्गुण, दुर्गुण का मतलब बुराई। बाष्पीभवन एक दुर्गुण है, बुराई है। अब बुराई है तो क्यों है? देखिए, इस बाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में जल की हानि होती है, और उस हानि की अगर जल आपूर्ति वापस नहीं हो पाई तो ऐसी स्थिति में पादप के कोमल भाग मुरझा जाते हैं, अर्थात उनके अंदर मिलानी आ जाती है। और ये मिलानी अगर लंबे समय तक बनी रही, यानी पादप में जल वाष्प बाहर निकलती रही और पानी की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि जल के जड़ में जल का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया के कारण, पादपों में जल की कमी के कारण पौधे मृत हो जाते हैं। जल की कमी हो जाती है और इससे मिलानी या मृत अवस्था आ जाती है। देखिए, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में ये बाष्पीभवन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है, और उस की तुलना में जल का अवशोषण इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मृदा में जल की कमी रहती है। तो ऐसी स्थिति में पादप उस जल के अभाव में सूख जाते हैं। तो ये है। दूसरी बात है कि इस बाष्पीभवन की जो क्रिया है, जिन पादपों में जल की कमी होती है, ऐसे पादप इस बाष्पीभवन की क्रिया को कम करने के लिए अपने शरीर के अंदर अनेक परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो उससे पहले पत्तियां झड़ जाती हैं, या पादप एक प्रकार से सभी जैविक क्रियाओं को छोड़ करके सुषुप्त अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया के कारण, इस बाष्पीभवन के कारण पादप की जो वृद्धि और विकास होती थी वो नहीं हो पाती। देखा होगा गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल वो सूख गए हैं, यानी मृत हो चुके हैं, केवल किसकी वजह से? इस बाष्पीभवन क्रिया की दर को कम करने के लिए। गर्मी के दिनों में रेगिस्तानी पौधे बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं। तो एक तरह से अगर ऐसी ये क्रिया अगर नहीं होती तो इन पादपों को इस प्रकार के रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती, तो पादप वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, इसके ज्यादा हो जाने से पादपों में जो भोजन के निर्माण की जो क्रिया होती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कमी हो जाती है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की दर में भी गिरावट पैदा कर देती है। तो यहां हमने देखा कि बाष्पोत्सर्जन एक प्रकार से कई गुणों के कारण आवश्यक भी है, और इस क्रिया के होने से पादप में कई प्रकार के दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, अर्थात कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज आवश्यक भी है और एक प्रकार से दुर्गुण भी है।
तो ये पादपों में पाए जाने वाला एक आवश्यक दुर्गुण है। ठीक है, तो हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में काफी चीजें पढ़ी हैं। अब हमारे इस वाष्पोत्सर्जन में दो चीजें मुख्य रूप से रही हैं। एक तो रही है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि कैसे होती है। तो इसके संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक है सकरा स्टार्च परिवर्तनवाद और दूसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरणवाद। इसके बाद दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, जिसमें कई कारक पादप की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं और कई कारक जो है वो पादप की बाह्य संरचना से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हम आज वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा है और ये वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में इसके बारे में आगे बात करें। ठीक है, ओके।